तो ये हमारा क्लास 11th का मैथ्स का टॉपिक है, ठीक है। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, सीमा और अवकलज। तो हम किसी चैप्टर में क्या है अंदर जाने से पहले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, मेन टारगेट तो वही होता है कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। लेकिन उससे पहले ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम ये समझें कि उस क्वेश्चन में है, उस चैप्टर में है क्या। ओके, यहाँ पे दो चीज़ों की वो बात कर रहा है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, सीमा और अवकलज। तो हमें पहले इन वर्ड्स को समझना है। ओके, सो ये जो वर्ड है लिमिट, इसको हम अपनी आम बोलचाल की भाषा में भी प्रयोग करते हैं कि हम पर्टिकुलर इसकी लिमिट यहां तक है, यानी वो मैक्सिमम इतनी दूर तक जा सकता है। अरे बस हमारी कंट्री की अपनी एक लिमिट्स होती हैं, हमारी खुद की अपनी लिमिट्स हैं, मैं उससे बाहर काम नहीं कर सकता हूँ। एक तो नॉर्मल बोलचाल में ये है। और मैथमेटिक्स में क्या है, क्योंकि हम यहाँ पे मैथमेटिक्स में किसके साथ डील करते हैं, फंक्शंस के साथ डील करते हैं। किसके साथ? फंक्शन के। इसीलिए आपने देखा होगा कि 11th हो या 12th हो, पहला चैप्टर ही फंक्शन है, और बाकी सारी की सारी टॉपिक्स, बाकी सारे के सारे चैप्टर्स ऑलमोस्ट फंक्शन पे कनेक्टेड होते हैं। काम किस पे होता है? फंक्शन पे होता है। तो कुल मिलाकर के हमें एक फलन दिया होगा y = f(x) हो या किसी का भी हो, ये एक फलन होगा। अब इसमें दो चीजें होती हैं बेटा। ये सपोज करो एग्जांपल के लिए मैंने जस्ट ओनली 2x + 3 एक फलन लिया f(x) = 2x + 3। ओके, आप जानते हैं अगर मुझे इसका ग्राफ प्लॉट करना है, क्या करना है? ग्राफ को प्लॉट करना है। तो अगर मुझे इसका ग्राफ प्लॉट करना है बेटा, तो मुझे उसके लिए कोऑर्डिनेट पॉइंट चाहिए, और कोऑर्डिनेट का मतलब है मुझे x भी चाहिए और y भी चाहिए, x भी चाहिए और y भी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसमें आपने 10th क्लास में आपने किया हुआ है, जैसे x = 1 रखा, तो x = 1 रखा, सॉल्व करके देखा, 1 रखने से कितना आया? 5 हो गया। 2 रखने से कितना हो गया? तो ये 2 रखने से कितना हो गया? 4 4 3 7 हो गया। तो 2,7 इस तरह से 3, कुछ आएंगे। उन पॉइंट्स को हम यहाँ प्लॉट करेंगे और उनको मिलाएंगे। तो 1,5 सपोज करो x1/5 यहाँ पे है, x2/7 यहाँ पे है। अब इनको हम मिलाने की कोशिश करेंगे इस तरह से। बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, मैंने 2 ही लिए हैं। जब हम इनको दोनों को मिलाएंगे तो ये स्केच मिलेगा, ये इसका ग्राफ हो गया। अरे बस है। अब इस पे एक चीज देखो, जरा इस पॉइंट पे फोकस करो कि जब x1 है तब y कितना है? 5 है। जब x2 है तब y कितना है? 7 है। अब हम इसको जरा दूसरे ढंग से पढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर x1 की तरफ जा रहा हो तो y किसकी तरफ जाएगा? यानी अगर x किसकी तरफ टेंड कर रहा है, अप्रोच कर रहा है? 1 की तरफ जा रहा है। तो y यानी y का मतलब f(x) किसकी तरफ जा रहा है? मान लीजिए किसी 5 की तरफ जा रहा है, तो हम ये कहेंगे कि लिमिट x tends to 1 of f(x) = 5। कहने का मतलब है अगर उसमें जो वेरिएबल है वो किस पर्टिकुलर नंबर की तरफ जा रहा है, और वेरिएबल ये किसकी तरफ जा रहा है, और ये जिस भी नंबर की तरफ जा रहा है, जैसा आपने 1 लिया, तो ये अगर 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है, ये होल रिजल्ट किसकी तरफ अप्रोच कर रहा था? जिस भी नंबर की तरफ अप्रोच कर रहा है। अगर होल नंबर जो है सपोज करो n की तरफ अप्रोच करता, तो मैं ये कहता कि x = 1 पे लिमिट क्या है? n। अब लिमिट का दूसरा कंसेप्ट क्या है, दूसरा तरीका क्या समझने का, कि मैंने सब सीधे सीधे कहा कि बेटा x 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है। अब x 1 की तरफ कैसे अप्रोच करता है? ये एक नंबर लाइन है थोड़ी देर के लिए, ठीक है। और सपोज करो ये हमारा x = क्या है? 1। अब x 1 की तरफ अप्रोच दो जगह से कर सकते हैं। हम इस 1 पे इसके लेफ्ट हैंड साइड से भी आ सकते हैं और राइट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड से धीरे धीरे वैल्यूज ऊपर इंक्रीज करके, और राइट हैंड साइड से धीरे धीरे वो
डिक्रीज करके। जैसे x इक्वल टू सपोज करो मैंने x इक्वल टू 0.5 रखा, x की वैल्यू 0.5 रही, तो अब यहाँ पे 0.5 रखो और सॉल्व करो, और 0.5 रख के कितना हुआ 2 5 10, 1 1 प्लस 3 4, तो fx की वैल्यू fx किसकी तरफ गया 4 की तरफ गया, या 4 आया, उसका आंसर 4 आया। ये बेटर होगा कि हम एक काम करें, एक टेबल बनाएं, ठीक है, लाइक दिस। तो x की वैल्यू मैंने 0.5 पुट की, आंसर y का आंसर कितना आया 4 आया। अब 0.6 रखिए, और 0.6 रखे हुए उसको सॉल्व कीजिए, तो 2 6 12, और 12 यानी कि 1.2, 1.2 का मतलब 4 कितना 4.2 आ गया। 0.7 रखिए, तो 0.7 रख करके 4.4, सात अपनी 14 हुआ ना, तो 1.4 हुआ, 1.4 और प्लस 3, हाँ 4.4 हुआ। फिर 0.8 रखा तो 4.6, फिर 0.9 रखा, पॉइंट रखने से 4.9 नहीं 4.8 होगा। तो अब यहाँ पे देखो मैं 9 के मैंने अब 0.91 किया, उसके बाद 0.92, 0.93, और आई एम जस्ट ट्राइंग टू गोइंग टू क्लोज टू 1, नॉट एग्जैक्टली 1, मैंने कहा उसकी तरफ वो धीरे धीरे अप्रोच कर रहा है। तो अब आप ये नंबर किसकी तरफ जा रहे हैं, 4, 4.2, 4.4, 4.6, 4.8, तो ये 5 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, दूसरी साइड जो है एक थोड़ा सा और टेबल बनाने के करेंगे। अब हम यहाँ पे चलेंगे, मान लो मैंने रखा 1.7, तो 1.7 रखिए, तो 1.7 मतलब 70, 72 34, और 34 मतलब 3.4, तो ये कितना हो गया 6.4, 1.8 में 36, 3.6 मतलब 6.6 है ना, नहीं गलत तो नहीं गई ना, इसको रिवर्स हो गया, यहाँ पे 1.8 नहीं बेटा, हमें तो नीचे आना था ना, तो 1.6 तो 6.2, फिर चलो मैंने लिया, अब और क्लोज लेते हैं, मैं 1.1 लेता हूँ, तो 1.1 में 5.5, और 1.01 लिया और छोटा कर दिया है ना, तो 1.01 मतलब 2.01, यानी कि 5.0 कितना है 1.01 02 5.02, तो ये देखो ये वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है, ये वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, तो ये किसकी तरफ टेंड कर रहा है, ये रिजल्ट 5 की तरफ, रिजल्ट 5 की तरफ टेंड, तो x किसकी तरफ अप्रोच कर रहा था, x वाज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 1, सो y या fx किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, x 5 है, तो इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे x 1 की तरफ जा रहा है, हमारा y जो है या फलन जो है 5 की तरफ जा रहा है, तो तब हमारा ये वाला स्टेटमेंट होगा कि लिमिट x टेंड्स टू 1, यानी x 1 की तरफ जा रहा है, तो fx किसकी तरफ जा रहा है 5। तो यहाँ पे मैंने एक चीज ज्यादा जरूरी ये है, जब हम लिमिट निकालते हैं, ठीक है, वो लेफ्ट साइड से किस नंबर की तरफ अप्रोच कर रहा है 5 की तरफ, राइट साइड से किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है 5 की तरफ। अगर लेफ्ट साइड से और राइट साइड से सेम नंबर की तरफ अप्रोच कर रहा है, सेम नंबर की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो हम कहेंगे कि उस फंक्शन की लिमिट वो है, वो जो सेम नंबर आ रहा था। अगर लेफ्ट से भी m की तरफ अप्रोच कर रहा है, राइट से भी m की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो हम कहेंगे उस फलन की लिमिट जो है m है। कभी कभी ऐसा होता है कि लेफ्ट साइड से कुछ और आंसर आता है, राइट साइड से कुछ और दूसरी तरफ अप्रोच करता है, तो उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी उस पॉइंट पे जिस पे हम बात कर रहे हैं। Was that clear? ओके, अब हम जाएंगे कि एक्सरसाइज में क्वेश्चन, ये दिस वाज द मेन कांसेप्ट ऑफ दिस टॉपिक। ओके, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो अब हम एक्सरसाइज 13.1 की बात करेंगे, और ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 3
ये एफ एक्स है, ये स्ट्रक्चर उसका ये होना चाहिए था, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स। एक्स किसकी तरफ जा रहा है? ए की तरफ। एक्स किसकी तरफ जा रहा है? और फलन का काम कौन कर रहा है? ये एक्स प्लस 3 कर रहा है। हमारा जो सॉल्यूशन है वो डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ फंक्शन पे, टाइप्स ऑफ फंक्शन पे। अब जो फंक्शन मोस्ट ऑफ द, अगर पॉलिनोमियल होते हैं बेटा, अगर हमारा पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल जानते हो है ना, अगर वो पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने का कोई मतलब नहीं होता। जो लेफ्ट हैंड से अप्रोच कर रहे थे और राइट हैंड से अप्रोच कर रहे थे उनको यहाँ कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। हम सीधे सीधे पॉलिनोमियल में जिस पे वो अप्रोच कर रहा है उसको यहाँ पुट कर देंगे और सॉल्व कर देंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका है, सीधे सीधे इस एक्सप्रेशन में एक्स की जगह क्या पुट कर लो? 3 पुट कर लो। पॉलिनोमियल में ध्यान रखना है, मैं कह रहा हूँ फंक्शन के हिसाब से चलेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3 और x की जगह पे 3 आ गया एंड देन 3 + 3 6। यानी अगर x 3 की तरफ जाएगा तो ये fx जो है 6 की तरफ जाएगा, तो 6 इसकी लिमिट होगी। फंक्शन की लिमिट नहीं होती है, फंक्शन की लिमिट 3 पे 6 है, फंक्शन की अपनी कोई लिमिट नहीं होती है। हाँ, फंक्शन में अगर x 3 की तरफ जा रहा था तो वो फंक्शन किसकी तरफ जा रहा है? वो 6। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, now see the question number 1 second part. Here it is, we are given limit x tends to pi x minus 22/7. Okay, थोड़ा सा एक क्वेश्चन आपके लिए है, क्या what is the value of pi? 22/7. This is wrong answer. Okay, मैं आपको काउंटर करता हूँ कैसे करके। पाई की वैल्यू आपने कहा 22/7 होती है। पाई रेशनल है या इरेशनल है? पाई परमेय है या अपरमेय है? पाई रेशनल है। रेशनल किसको कहते हैं? p/q। हाँ, q = 0 नहीं होना चाहिए। तो पाई जो है, पाई को आप क्या मानते हैं? पाई जो है रेशनल है या इरेशनल है? माय डियर, पाई जो है क्या है? इरेशनल है, अपरिमेय है। क्यों है? क्योंकि पाई का एग्जैक्ट आंसर अभी तक कोई नहीं निकाल पाया। अब जिसका एग्जैक्ट आंसर ही नहीं निकल, हर कोई यही कहता है कि 3.14 एंड ये एंड समथिंग का लास्ट क्या है उसका तो अभी तक पता ही नहीं है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम इसको जो है p/q या भिन्न के रूप में लिख सकते हैं? हाँ, 22/7 क्या है? एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, भिन्न है। तो ये तो परमेय है 22/7, जबकि ये एक भिन्न ही नहीं है। तो दोनों बराबर कैसे हो गए? एक तो रेशनल हो गया, एक इरेशनल हो गया। अब भाई हम पाई की जगह पर 22/7 ही रखते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में, रखते हैं ना। तो आप बोलोगे सर ये तो गलत हो रहा है सर। अब सही क्या है? वो बोलने का तरीका सही नहीं है कि जो 22/7। अगर आप 22/7 को सॉल्व करने की कोशिश करोगे बेटा तो उसका आंसर भी 3.14 ही आता है लगभग आगे से, लेकिन एग्जैक्ट नहीं आता है। तो अब हम क्या कहेंगे? पाई की वैल्यू 22/7 के लगभग बराबर होती है, अप्रोक्सीमेटली बराबर होती है। पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7, पाई इज अप्रोक्सीमेटली 22/7। तो दोनों में डिफरेंस है ना। जब मैं कहता हूं कि मेरे लगभग 22/7 है और एग्जैक्टली 22/7 है, दोनों में अंतर है। जब हम अप्रोक्सीमेट कहते हैं तो हो सकता है उसके नियर अबाउट हो, ऊपर नीचे हो सकता है। ओके, so that was a different thing. So pi is irrational, 22/7 is rational. So the rational cannot be equal to irrational. Okay, खैर यहाँ पे आइए। अब इसको हमारा खैर चैप्टर तो लिमिट का है, ये तो थोड़ा बाहर चले गए हम डिस्कशन से। इसमें हम क्या करेंगे? इसमें डायरेक्टली हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का मतलब सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, और सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x की जगह पे हम पाई पुट कर लेंगे। अब x की जगह पे पाई पुट करेंगे तो क्या एक्सप्रेशन बनता है हमारा? पाई माइनस 22/7। इसको ऐसा 0 मत करना, इट इज नॉट इक्वल टू 0, नहीं तो तुम कहते कि दोनों बराबर है, कर दीजिए, होगा ना।
द आंसर इज नॉट इक्वल टू 0, द आंसर इज एक्चुअली पाई माइनस 22.7। मैंने कैसे सॉल्व किया? डायरेक्टली पुट करके। ये बेटा पॉलिनोमियल है तो r की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे। ओके, अब इसमें देखो x की जगह पे 4 पुट करो। एक क्वेश्चन आता है आपकी तरफ से होना चाहिए कि सर आप कह रहे हैं कि पुट करते रहिए, सब्स्टिट्यूट करते रहिए, क्या हमेशा सब्स्टिट्यूट करते रहेंगे क्या? क्या हर क्वेश्चन ऐसा होगा कि सब्स्टिट्यूट करके और सॉल्व हो गया? नहीं, उसका पता कैसे लगता है? कभी कभी आप सबसे पहला स्टेप ही तो वही है कि आप डायरेक्टली पुट कर दीजिए, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। जैसे यहाँ पे रखा हमने, तो x की जगह 4 रखा तो न्यूमरेटर कितना बन गया? 16 19 और नीचे 19/2 बन गया। 19/2 यहाँ पे आंसर है। इट्स ओके। लेकिन कभी कभी आप देखते होंगे अगर आपने पुट कर दिया और न्यूमरेटर भी बन गया 0, डिनोमिनेटर भी बन गया 0, एक केस। या हो सकता है इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बन जाए या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बन जाए। ऐसे केसेस जब हमारे पास आएंगे इनको कहते हैं बेटा इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। क्या कहते हैं? इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। तो जब ऐसी फॉर्म्स हमारे पास आएंगी तब हम क्या करेंगे? फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, उनको सरल करने की कोशिश करेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन आने वाला है, हम डिस्कस करेंगे। और जब तक ये 0/0 नहीं आया, कोई नंबर आ रहा है, दैट इज द आंसर। तो इसको सॉल्व करके x = 4 पुट करके यहां पे रखा तो कितना आंसर आया? 19/2। ओके, तो जहां पे पॉलिनोमियल है वहां पे हम डायरेक्टली पुट कर लेंगे। लेकिन ध्यान रखना कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, पॉलिनोमियल में वैसे तो डिनोमिनेटर नहीं होगा, ये पॉलिनोमियल नहीं है बेटा, ये पॉलिनोमियल था, ये पॉलिनोमियल नहीं है। इसको हम कहते हैं परमेय फलन, रेशनल फॉर्म। ये p/q की फॉर्म में है। वो अभी तो आपने रेशनल मेथड पहले डिस्कस किया, ठीक है? तो ये रेशनल फॉर्म है, ठीक है? ये परमेय फॉर्म, सॉरी वो नहीं है, क्या पॉलिनोमियल नहीं है। मैं जो बात कर रहा था डायरेक्टली पुट करने के लिए, वो किसके लिए कह रहा हूं? पॉलिनोमियल के लिए कह रहा हूं। So we have another question and that is limit x tends to -1. Okay, we have the question x is approaching towards the -1. कैसे पढ़ेंगे? लिमिट x tends to -1, x की पावर, ये तो हमारा फंक्शन है। पहला काम ये है, सीधे सीधे x किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है वो यहां पुट कर दे, ठीक है? अगर ऊपर भी 0 नीचे भी 0, ऊपर इन्फिनिटी नीचे इन्फिनिटी बनता है तो हम तब हम अगले स्टेप पे सोचेंगे। खैर यहाँ पे रखिए x = -1 रखिए तो कितना बनता है? -1 की पावर 10, फिर प्लस -1 की पावर 5, फिर +1 अपॉन -1 सॉल्विंग दैट। अब जहाँ पे -1 की पावर 10 का रिजल्ट क्या आएगा? +1 आएगा क्योंकि इवन पावर है, और यहाँ पे आएगा -1 और फिर उधर +1 अपॉन -2 और दिस वन कैंसल। ओके, योर फाइनल आंसर इज -1/2. Understood this? We have the another question. Next one. Okay, we have another question. और जैसे मैंने यहाँ कहा, हम फर्स्ट स्टेप में डायरेक्टली पुट करेंगे। Okay? You don't have to write this. You have to calculate it. Means mentally इसको कैलकुलेट करना है। So x = 0 रखा तो 1 आया, 1 की पावर 580 दैट इज 1, और पीछे से -1 तो ऊपर क्या आ गया? 0, और x = 0.0। जब ये वो सिचुएशन आ गई, मच अवेटेड सिचुएशन, जिसका हम इंतजार कर रहे थे कि अब इसमें क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे, तो बेटा इसमें क्या करेंगे? हम सिंप्लीफाई करेंगे, सरल करेंगे। अब सरल कैसे करते हैं वो आपके ऊपर है। ये कह रहा है ये x + 1 की होल पावर 5, तो आप x + 1 की होल पावर, जैसे आप a + b का होल स्क्वायर होता है, पावर 2 होता है, पावर 3 होता है, पावर 3 के लिए आप फॉर्मूला है, तो x + 1 की होल पावर 5 के लिए भी फॉर्मूला होता है। आप उसको ओपन कीजिए, खोलिए उसको। अब इसको आप, एक चैप्टर है आपके पास बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है? शायद हम अब आ रहा है, तो बाइनोमियल थ्योरम हम उसको खोलेंगे। ओके, डिटेल में हम बाद में जाएंगे, पहले मैं फिलहाल यहाँ पे समझा देता हूँ। तो बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है? ये दो टर्म्स है ना बेटा, एक है 1 और एक है x, इसकी होल पावर कितनी है? 5 है। इसको खोलने का फॉर्मूला क्या होता है?
that is limit x tends to 0. ये होगा बेटा 5c0, ओके 5c0 x की पावर 5 प्लस 5c1 x की पावर 4 इंटू 1 प्लस 5c2 x की पावर 3 1 की पावर आएगा 2 प्लस 5c3 x की पावर आ जाएगी कितनी, एक कम हो जाएगी, यहाँ 5 आ गई, यहाँ 4 आ गई, यहाँ 3 आ गई, यहाँ जाएगी 2, यहाँ पे इंटू 1 की पावर आएगी 3, लेकिन 1 की पावर 3 1 ही हो रहा है, और फिर प्लस 5c4 x की पावर 1 कितनी, यहाँ पे कितना था पावर, x की पावर 3 था, यहाँ पे x की पावर कितनी है, नहीं यहाँ पे गलत हो गई, यहाँ पे 1 पे 4, 2 पे 3, 3 पे 2, हाँ ठीक है, यहाँ पे आएगा 1 और 1 की पावर 5 दैट इज 1 और प्लस 5c5 और x की पावर होगी 0 और 1 की पावर 5 हो जाएगा। ये सारा किसका आंसर आया, केवल इसका। पीछे से क्या है माइनस, नीचे क्या है अपॉन में x। अब ये आप कॉम्बिनेशन में 5c0 5c1 पढ़ चुके ना, तो फिलहाल हमारा काम केवल इस, हमारा मकसद फिलहाल इससे है, इसमें x नहीं है, ठीक है। और 5c5 कितना होता है 1, NCN 1 होता है, तो 5c1 5, यानी इसका आंसर कितना है टोटली ओनली 1 आए, और ये पीछे से क्या है 1 कैंसिल हो गया। अब ऊपर जितना भी बचा हुआ है सब में x है, हर टर्म कितने टर्म्स हैं यहाँ पे 6 ये थे और 6 ये थे और 7 में ये था, तो ये बाकी ये जो बचे हुए हैं 1 2 3 4 एंड 5 जो टर्म्स बचे हैं सब में x है, ऊपर से हम x कॉमन ले सकते हैं और जो कॉमन आएगा उससे ये x भी कैंसिल, अंडरस्टूड। तो अब हमारे पास जो बचा हुआ है मैं उसको दोबारा लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 और एक x हम कम कर देंगे, ठीक है। तो 5c0 x की पावर 4 आएगा, फिर आएगा 5c1 x की पावर 3 हो जाएगा एंड सो ऑन, और लास्ट वाले में 5c4 यहां से x हट जाएगा टोटली, हो गया बस, नीचे तो ऑलरेडी खत्म हो गया। अब x किसकी तरफ जा रहा है 0 की तरफ, तो यानी जहां जहां x होगा वहां वैल्यू हमें 0 मिल जाएगी। सो यहाँ x है 0 बन गया, 0 बन गया, सब में 0 बन गया, केवल इस लास्ट वाले को छोड़ करके, तो इस यही हमारा आंसर हो गया, दैट इज 5c4। और 5c4 को हम सॉल्व कर सकते हैं, और बेटा 5c4 अगर आपको याद हो तो वो 5c1 के बराबर होता है, एंड द आंसर इज 5, ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 and the part 7th part. Again x is moving towards, approaching towards 2, x 2 की तरफ जा रहा है, तो पहला काम वही है 2 पुट करके देखिए, तो डायरेक्टली यहाँ पे थोड़ा सा रफ काम करके 2 पुट करके 4 3 12 -2 -10, तो ये देखो माइनस माइनस पूरा -12 + 12 0, और यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 4 4 -4 0, मेरे पास क्या बन गया 0/, जब भी 0/0 आएगा इट मीन्स फर्दर सिंप्लीफिकेशन इज रिक्वायर्ड, सरल करना है। अब कैसे सरल करना है वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन अलग अलग होता है, ठीक है, हम उसको कैसे करके तोड़ सकते हैं। 0/0 किसकी वजह से बना हुआ, कुछ ना कुछ सेम आ रहा है ना। अब आप क्या करेंगे, देखो बेटा ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम फैक्टर कर सकते हैं, और नीचे x² - 4 आ रहा है, इसके भी हम फैक्टर कर सकते हैं। तो आप इसके फैक्टर कीजिए, इसको सेम रखिए, लिमिट x टेंड्स टू 2 और इसके फैक्टर, तो 3 10 30 के ऐसे फैक्टर कीजिए जिससे 1 मिलता हो, 5 and 6, वेरी गुड। सो 3x² माइनस का 6x प्लस का 5x प्लस 5 लिखना जरूरी था, तभी तो मुझे -1 मिलेगा है, और माइनस का 10, and also we can factorize this using the identity x² - 2² a² - b², and we get x - 2 into x + 2,
Further, what is common here? 3x. 3x is common, so we are left with x minus 2. And what is common here? Plus 5. So again we are left with x minus 2. Okay? And here the denominator was x minus 2 into x plus 2. Okay? और ये वाला पार्ट हमारा चलता रहेगा लिमिट x टेंड्स टू 2. ठीक है? अब यहाँ पे हम ऊपर हमारे दो फैक्टर्स आ गए बेटा. लिमिट x टेंड्स टू 2. ऊपर कितना एक फैक्टर आया हमारा x माइनस 2 और एक फैक्टर आया 3x प्लस 5 और नीचे x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2. ओके, दिस इज द कॉमन फैक्टर एंड कैंसल्ड. अब जो बचा हुआ है अब फिर से 2 पुट करके देखिए. अब 2 पुट करके देखिए तो जीरो कहीं नहीं होगा वो, क्योंकि माइनस तो है ही नहीं बचा हुआ है ना. तो 2 पुट करके कितना है 3 2 जा 6 प्लस 5 11 अपॉन 4. दैट इज योर आंसर. अंडरस्टूड? ओके, सो आपको ये देखना जरूरी है कि सिंप्लीफिकेशन की जरूरत कहां पे पड़ रही है. ओके